तो मोल स्टार्ट करते हैं। आज हम मोल का बेसिक बताऊंगा मैं। ओके। बेसिकली मोल का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। अब अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स में आपके पास एटम भी आ जाते हैं, आपके पास मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं, आपके पास आयॉन्स भी आ जाते हैं। तो पार्टिकल जो है वो एक जनरल टर्म है जो सबके लिए यूज होती है। जैसे कि इंसान एक जनरल टर्म है जो मेंस के लिए भी यूज होती है और वुमेन्स के लिए भी यूज होती है। ओके। इसी तरह से पार्टिकल भी एक टर्म है जो एटम, मॉलिक्यूल या आयॉन्स सबके लिए यूज होती है। तो अगर हम आपसे पूछें कि मोल क्या है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि वन पेयर में दो चीजें होती हैं। वन पेयर इज इक्वल टू 2 एंड वन डजन इज इक्वल टू 12। इसी तरह से वन मोल इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23। ओके। इसी तरह से 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23। तो वन पेयर में दो हैं, वन डजन में 12 हैं। इसी तरह से वन मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ये एक सिर्फ एक काउंटिंग है। ये सिर्फ एक काउंटिंग है। केमिस्ट के लिए ये टर्म यूज की गई है, क्योंकि जो केमिस्ट होता है वो डील कर रहा होता है जो केमिस्ट होता है वो डील कर रहा होता है स्मॉल एटम से। तो स्मॉल, इतने स्मॉल होते हैं कि विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। तो उनके लिए हम कोई डजन की टर्म थोड़ी यूज कर सकते हैं, उनके लिए हम कोई पेयर की टर्म थोड़ी यूज कर सकते हैं। उनके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं मोल। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मोल। तो ये स्पेसिफिक टर्म है, ये स्पेसिफिक टर्म है। बात समझ आ रही है मेरी? तो इसी तरह से जो है amount of substance that contains same number of particles as in 12 grams of carbon 12। अच्छा, अब ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। इसमें थोड़ी सी एक बारीकी ये है कि इस डेफिनेशन में आपके पास दो चीजें आ गई हैं, एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। बात को समझिएगा जरा। इसमें आपके पास दो चीजें आ गई हैं। अब देखो, हम क्या कर रहे होते हैं? हर चीज का कंपैरिजन करवा रहे होते हैं। इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे से कंपैरिजन करवा रही है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है? ये लाइन छोटी है या बड़ी है? आप बोलोगे छोटी है। आप क्या बोलोगे? ये लाइन छोटी है। अच्छा, मैंने इसके साथ में एक और लाइन खींच दी यहाँ पर, ये वाली। अब मैं आपसे पूछूं, ये वाली लाइन बड़ी है या छोटी है? आप बोलोगे बड़ी है, क्योंकि आपने इसका इससे कंपैरिजन करा दिया। मतलब ये नेचुरल सी बात है। हम अपनी लाइफ में हमेशा कंपैरिजन करवा रहे होते हैं, चाहे वो कंपैरिजन किसी भी चीज का हो। ये तो अंडरस्टूड बात है भाई, ये बात तो अंडरस्टूड है। चाहे वो किसी भी चीज का कंपैरिजन हो, बट इट वुड बी अ कंपैरिजन, रिमेंबर। यार, आपने परफ्यूम बड़ी अच्छी लगाई है, क्योंकि आपने इससे गंदी सूंघी होगी। ऑब्वियस सी बात है ना यार, ये बड़ा अच्छा घर है यार। और आपने बुरा घर देखा होगा, आपने बुरा घर देखा होगा। बात समझ रहे हो? यार ये जो है ना, क्या नाम है, मोबाइल बहुत तुम्हारा बुरा है यार। अच्छा मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास। अब लेट्स सपोज आपके पास आईफोन है और आपके किसी दोस्त के पास वो कोई पुराने जमाने का मोबाइल है, बटन्स वाले जब मोबाइल होते थे। आप तो उसको देख के हंसोगे भाई, क्योंकि वी ऑलवेज डू अ कंपैरिजन। तो हम भी यहाँ पर क्या करवा रहे हैं? कंपैरिजन करवा रहे हैं कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना,
कितना अमाउंट यार, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उतना जितना कार्बन में होता है। क्या कहा मैंने? मैंने आपसे मैंने आपसे पूछा मैंने आपसे पूछा मोल क्या है। आपने मुझे कहा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मैं आपसे पूछूंगा कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, व्हाट डू यू वांट टू से? कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? आप बोलोगे उतना जितना कार्बन में होता है। मतलब आप मुझे कार्बन का क्यों कह रहे हो यार? क्योंकि कार्बन हमारा स्टैंडर्ड है, याद रखना। क्योंकि कार्बन हमारा स्टैंडर्ड है। कार्बन हमारा तो हम हमेशा हर चीज को कार्बन से कंपेयर करवाएंगे, बिकॉज कार्बन इज आर स्टैंडर्ड। ये मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। अच्छा, फिर एक और नई चीज हमने यहाँ लिख दी, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, तो क्योंकि कार्बन के जो है वो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो स्पेसिफाई करने के लिए भाई के जो है ये कार्बन 12 जो होता है ये है हमारा स्टैंडर्ड असल। तो हम हर चीज का कंपैरिजन करवा रहे होंगे, हम हर चीज का कंपैरिजन करवा रहे होंगे किससे? कार्बन 12 से। तो मैंने क्या कहा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। तो यानी अब हमारा जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो कार्बन 12 है। ओके। तो ये है मोल की पूरी डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains that contains the same number of particles as in 12 grams of carbon 12। okay, as 12 grams of carbon 12। तो ये आपने याद रखना है। ओके। अच्छा, फिर हम आते हैं आगे। अब ये क्या है? बात समझ आ रही है आपको? ये नंबर क्या है? 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट, व्हाट इज दिस? ये एक साइंटिस्ट था, एवोगैड्रोस का नाम था। उसने हमें बताया था कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। मतलब इसका जो क्रेडिट जाता है वो एवोगैड्रोस को जाता है। बात समझ आ रही है आपको? इसका जो क्रेडिट जाता है वो एवोगैड्रोस को जाता है। उसने ये बताया कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो ये याद रखना है आपको। सही है। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल और आयॉन्स इन 1 मोल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि आप नंबर ऑफ एटम कह लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह लो, नंबर ऑफ आयॉन्स कह लो, तो 1 मोल में जितने आयॉन्स होते हैं, 1 मोल में जितने एटम्स होते हैं, 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं?
एवोगाड्रोस कांस्टेंट, और वो एक नंबर है जो 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 है। ये तो बात आपकी पक्की हो गई, ओके हो गया जी। चलें आगे चलते हैं अब हम। फिर हम आते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ। अभी तो हमने थ्योरेटिकल बात की ना कि इतने होते हैं, इतने होते हैं, इतने होते हैं, इतने होते हैं। तो फिर मैं इसको समराइज कर रहा हूं कि व्हाट इज मोल? इट्स नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, सो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? which is contained in 12 grams of carbon 12, in 12 grams of carbon 12, remember, okay? अच्छा, अब आइए जरा, 1 mole is equal to relative formula mass। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1 mole is equal to relative formula mass। क्या मतलब इसका? भाई मैं अगर आपसे पूछूं कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, तो जाहिर बात है आप पीरियोडिक टेबल खोलोगे। सिंपल सी बात है ना। मैं आपसे पूछूंगा कि यार सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, तो आप डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल खोलोगे। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि सर 23 है इसका एटॉमिक मास। आप क्या बोलोगे? सर इसका एटॉमिक मास 23 है। तो मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है? 1 मोल इज इक्वल टू रिलेटिव फॉर्मूला मास, या वो एटॉमिक मास हो या वो मॉलिक्यूलर मास हो। तो 23 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल। 23 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल। 23 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, याद रखिएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं सिलिकॉन का पीरियोडिक टेबल से देखो कितना एटॉमिक मास है, आप बोलोगे 28। तो 28 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल। क्या कहा मैंने? 28 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल, याद रखिएगा, ओके। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं कि आयरन का एटॉमिक मास बताइएगा जरा, आप बोलोगे 56। आप बोलोगे 56। तो 56 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। 56 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, याद रखिएगा, ओके। तो 56 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो मोल का मतलब क्या है? कि इज इक्वल टू द रिलेटिव फॉर्मूला मास, इज इक्वल टू द रिलेटिव फॉर्मूला मास। तो हमने देखो यहाँ सबके लिखे हुए हैं। क्लोरीन का मास कितना है? 35.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो ये है असल स्टेटमेंट, ये है असल स्टेटमेंट। बात समझ आ रही है आपको? अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास देख लो आप। अब यहाँ कंफ्यूजन ये भी अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर एटॉमिक मास कब यूज करूं और मॉलिक्यूलर मास कब? तो भाई एटॉमिक मास एटम के लिए यूज करो, सिंगल के लिए, एक चीज के लिए। और मॉलिक्यूलर मास आप तब यूज करो जब एक से ज्यादा हो। जैसे H2SO4 में एक से ज्यादा है ना, तो आप मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज करो, है ना। इसी तरह से HNO3 है, इसी तरह से HNO3 है। अब HNO3 में भी ज्यादा है, ये तो एक नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? ये तो एक नहीं है, तो ये इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज करेंगे। बात समझ आ रही है आपको? तो अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि सर आपको कैसे पता लगा कि ये 98 ग्राम्स होता है H2SO4? ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं? H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा जरा देखिएगा। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं सबको ऐड करूंगा, मैं सबको ऐड करूंगा, जरा देखना। H2SO4, H2SO4, तो हाइड्रोजन कितना है? 1। ये मैं कहां से देख रहा हूं? पीरियोडिक टेबल से। ये मैं कहां से देख रहा हूं? पीरियोडिक टेबल से। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32 पीरियोडिक टेबल से, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाइड बाय 4। 16
मल्टीप्लाइड बाय 4। अब आपने इन सबको ऐड करना है और आंसर आएगा 98 ग्राम्स, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। ओके, तो बेसिक पहले आप मॉलिक्यूलर मास तो निकालना सीखो कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल रहे होते हैं। तो फिर बात की बात है, हम उसे कहेंगे कि हाँ भाई इज इक्वल टू 1 मोल है या 2 मोल है या वॉट एवर जो भी है आपके पास। बात समझ आ रही है आपको? इसी तरह से आइए जरा, हमारे पास है AL2SO4 3। सुनना जरा गौर से। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस सल्फर, सल्फर 32। अब भाई कितना सल्फर है, ये 3 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो सल्फर कितना हो गया 3 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाय, अब ऑक्सीजन कितना है 3 और पहले से 4 भी है, मल्टीप्लाई हो गया 3 4 12। ओके, 3 4 12। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है। ओके, और ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ओके हो गया जी। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आता है 342, 342। तो फिर मैं बोलूंगा ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल, इज इक्वल टू 1 मोल। बात समझ आ रही है? ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, यानी वो बता रहा हूं कि जो बच्चे कहते हैं कि क्या मोल क्या है, क्या चीज है ये, तो भाई ये है मोल, तो भाई ये है मोल। यहां से हम शुरू कर रहे होते हैं। ओके, बात समझ आ रही मेरी आपको? अच्छा जी, फिर आइए जरा, एक जी ये भी सर है, आ रही है। Na2CO3 तो Na23 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस प्लस कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 10। क्या लिखा हुआ है 10। अब या तो आप इसको चाहो तो 10 को अलग अलग सॉल्व कर लो इससे, चाहो तो पहले वाटर को कैलकुलेट कर लो साइड में यहाँ पर। पहले आप साइड में यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लो। हाइड्रोजन इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑक्सीजन 16 है, सॉल्व किया 18 आया। तो मैं इसको H2O की जगह डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, यानी कि मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं किससे 18 से। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 286। क्या आंसर मिलेगा आपको? 286, ये आंसर है आपका। तो 286 ग्राम इज इक्वल टू कितने मोल? 1 मोल। कितने मोल? 1 मोल। ये याद रखना है आपने। सही है जी, सेट हो गया, ओके हो गया। चले, एक और हमारे पास है K2SO4 Al2SO4 3.24H2O। ओके, तो K का 39 मल्टीप्लाइड बाय 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस एल्यूमिनियम का 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस सल्फर का 32 मल्टीप्लाइड बाय 3
ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 जा 12 प्लस 24 वाटर का अभी निकाला था जो कि 18 था। वाटर का अभी निकाला था जो कि 18 था। जैसे ही सबको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। तो आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा आपके पास? 948। 948 ये आंसर है आपके पास। ओके। और इसी तरह से ग्राम्स इज इक्वल टू कितने मोल? 1 मोल। 1 मोल। सेट हो गया जी। तो ये है मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका। चाहे आपके पास कोई भी फॉर्मूला आ जाए, हमें उससे क्या है, कोई भी फॉर्म मैंने बिल्कुल बेसिक बता दिया आपको मोल का कि यार ये होता है बेसिक, ये होता है मोल। ओके हो गया जी। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब मोल के ना टोटल टोटल मोल के 4 फॉर्मूले हैं जिन्हें हम देख रहे होंगे थ्रू आउट मोल के 4 फॉर्मूले हैं जिन्हें हम देख रहे होंगे। उसमें से मैं चारों फॉर्मूले जो है वो आपको एक जगह लिख के बता देता हूं। तो ऑन एंड ऑफ हम वो ही यूज कर रहे होते हैं, इसके अलावा हम यूज नहीं करते हैं। ओके। तो ये देखो जरा, मोल का पहला फॉर्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एमआर जिसे हम कहते हैं। मोल का दूसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन 24 डेसीमीटर क्यूब। मोल का तीसरा फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। और मोल का चौथा फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23। ये फॉर्मूला है। मोल के ये 4 फॉर्मूले हैं जो हम बार बार यूज कर रहे होते हैं। अब इनको कहाँ कहाँ यूज करना है वो मैंने एक और वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं उसका लिंक अभी शेयर कर देता हूं आपके साथ।